हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन ले रहे हैं मार्क्सवाद समाजवाद से रिलेटेड, फासीवाद गांधीवाद से रिलेटेड और अन्य भी। उद्देश्य है पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, पीजीटी के लिए भी टीजीटी के लिए भी। एक स्टेटमेंट है, प्रत्येक व्यक्ति को समाजवाद योग्यता के अनुसार, तदनंतर प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किस सिद्धांत ने किया? वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद किसने दिया? मार्क्स ने। दरअसल मार्क्स दो डेफिनेशन लेकर चलता है, समाजवाद की अलग, साम्यवाद की अलग, यानी सोशलिज्म की अलग, कम्युनिज्म की अलग। समाजवाद की डेफिनेशन वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार कार्य मिलेगा, कार्य के अनुसार वेतन मिलेगा। साम्यवाद का, कम्युनिज्म का डेफिनेशन करते हुए वो बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार कार्य मिलेगा और आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलेगा, साम्यवाद की स्थिति में। तो ये वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत आता है और वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेबियन समाजवाद का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इंग्लैंड। इंग्लैंड में औद्योगिकरण सबसे पहले हुआ, ये आप जानते हैं। और दरअसल कार्ल मार्क्स इंग्लैंड में रहकर ही अपना चिंतन कर रहा था और अपने बुक्स को लिख रहा था, अपनी थियरी दे रहा था। उसने बोला था कि सबसे पहले समाजवादी क्रांति उस देश में होगी जिस देश में औद्योगिकरण सबसे अधिक हुआ होगा। इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने और वहाँ की सरकार ने इस बात पर गंभीरता से ध्यान दिया कि मार्क्स के अनुसार क्रांति हो सकती है इंग्लैंड में। तो उन्होंने अपने यहाँ मज़दूरों की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ स्टेप्स लिए। मज़दूरों की सैलरी को बढ़ाना, उनके काम के घंटे को कम करना और मज़दूरों के कार्य की परिस्थितियों को बेहतर बनाना। इस तरह के जो स्टेप्स लिए गए वहाँ की सरकार ने, इस सरकार के द्वारा, इसको हम फेबियन समाजवाद के रूप में जानते हैं। और इसके संस्थापकों में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जी.डी.एच. कोल, सिडनी एंड ग्राहम बेलास, एनी बेसेंट इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को वर्ग शासन का परिणाम तथा उपकरण मानता है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में दो वर्ग औद्योगिकरण के स्टेज में, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। इस तरह से उसने इतिहास की जो व्याख्या की उसमें हर समय उसने बताया कि हर समय कोई न कोई वर्ग रहा है। जिस समय सामंत या जमींदार होता था उस समय कृषक का एक वर्ग था, जमींदारों का एक अलग वर्ग था। औद्योगिकरण होने के बाद पूंजीपतियों का एक अलग वर्ग बना और मजदूरों का एक अलग वर्ग बना। तो उसका मानना है कि राज्य एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करता है और राज्य उस शासन करने वाले वर्ग का, वर्चस्वशाली वर्ग का सपोर्ट कर रहा होता है, ऐसा मार्क्स का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फासीवाद, फासिज्म उदय कहाँ से हुआ? इटली से। फासीवाद से उदय होता है उग्र राष्ट्रवाद का। राष्ट्र के अंतर्गत ही सब कुछ है, राष्ट्र से बाहर कुछ भी नहीं, व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं, व्यक्ति राष्ट्र के लिए है। फासीवाद का मुख्य प्रवक्ता मुसोलिनी और इटली से इसका उदय हुआ। तो फासीवाद एक गैर लोकतंत्रीय है, गैर मार्क्सवादी सिद्धांत है और ये अंधभक्ति, महामानव की पूजा और इस तरह से उग्र राष्ट्रवाद को ये जन्म देता है। राष्ट्र ही सब कुछ है, राष्ट्र के आगे व्यक्ति का कोई महत्व नहीं, किसी अन्य सिद्धांत का कोई महत्व नहीं। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व के लिए सबसे उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली कौन सी है?
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसको हम कहते हैं पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में किसी एक पार्टी को जितना परसेंट वोट मिलता है उतनी ही सीट दी जाती है। जबकि इंडिया में ये पीआर सिस्टम कुछ ही जगह पे लागू है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में लागू है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व यूज किया जाता है, राज्यसभा के इलेक्शन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग किया जाता है। जबकि सांसद का चुनाव करने के लिए, एमपी और एमएलए का चुनाव करने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है भारत में। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में प्रत्येक पार्टी को जितना परसेंट वोट मिलता है उतना परसेंट सीट उसको लोकसभा में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते? चुनाव नहीं लड़ते हैं दबाव समूह। जैसे आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ले लीजिए, किसी किसानों के संगठन, मजदूर के संगठन, छात्रों के संगठन को ले लीजिए। सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे होते, हाँ सरकार के ऊपर ये दबाव बनाकर अपना कार्य करते हैं। तो उसमें संगोष्ठी है, ये अपना मीटिंग करते हैं, अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं, अपने उद्देश्य का प्रचार करते हैं, अपनी डिमांड का प्रचार करते हैं। लॉबिंग का मतलब होता है सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करना। चुनाव नहीं लड़ते हैं, किसी राजनीतिक दल को ये सपोर्ट कर रहे होते हैं। निम्न में से किसी अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में द्वैध शासन व्यवस्था खास तौर से राज्यों में लागू की गई, केंद्र में नहीं लागू की गई। राज्य में द्वैध शासन व्यवस्था, डायरकी सिस्टम का मतलब ये था कि जितने भी सब्जेक्ट थे उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया और एक पार्ट को, जिसको हम कहते हैं अंतरित विषय, उनको मंत्रिपरिषद के अधीन रखा गया और सब्जेक्ट का जितने भी विषय थे उनका एक ग्रुप, जिसको आरक्षित विषय कहा गया, वो गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया, गवर्नर के अधीन रखा गया। तो द्वैध शासन व्यवस्था ये लागू की गई। एक द्वैध शासन व्यवस्था प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में भी लागू की गई थी, जबकि वहाँ पे शासन के कार्यों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य, राजस्व वसूलने का कार्य। राजस्व वसूलने का कार्य अंग्रेज सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया था और कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य वहाँ के नवाब को दे दिया था। तो वहाँ पर भी एक द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुई थी आफ्टर 1757। भारत की प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली थी 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने। पहली बार विधान परिषदों में, विधानसभाओं में चुने हुए लोग प्रतिनिधि के रूप में रखे गए थे। भारतीय संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करता है। निम्न में से कौन सा संघात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण भारतीय संविधान में उपलब्ध नहीं है? दोहरी नागरिकता का लक्षण भारतीय संविधान में नहीं पाया जाता है। अमेरिका में ऐसा पाया जाता है। अमेरिका के जो सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं, राज्य की भी नागरिकता रखते हैं और अमेरिका की भी नागरिकता रखते हैं। किंतु आप अपने यहाँ अगर उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, बिहार में रहते हैं, एमपी में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, कहीं भी रहते हो, आप सिर्फ इंडियन हैं, भारतीय नागरिक कहलाते हैं। लिखित संविधान पाया ही जाता है आपके यहाँ। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है ही। स्वतंत्र न्यायपालिका भी उपलब्ध है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता को विभाजित करने में, एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित करने में, अनेक व्यक्तियों में सत्ता केंद्रित करने में, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता को विभाजित करने में, केंद्र और राज्यों के मध्य सत्ता को विभाजित करने में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ठीक है। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, सरकार के विभिन्न अंग कौन से? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता को विभाजित किया जाता है। इसको यूं भी हम कह सकते हैं, शक्ति का पृथक्करण।
सत्ता का पृथक्करण, कार्यपालिका अलग अपना काम कर रही होती है, विधायिका अलग काम कर रही होती है। कार्यपालिका विधायिका पर निर्भर नहीं होती, कार्यपालिका को विधायिका में अपना बहुमत सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। विधायिका में बहुमत के ऊपर कार्यपालिका की कार्यावधि तय नहीं होती है, जैसा कि संसदात्मक शासन प्रणाली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है? अमेरिका की सीनेट। अमेरिका की सीनेट को अधिक शक्ति प्राप्त है, द्वितीय सदन है। भारत का द्वितीय सदन राज्यसभा कहलाता है। कनाडा में भी सीनेट है, फ्रांस में भी सीनेट है, किंतु अमेरिका की सीनेट के पास अधिक शक्तियां हैं। अमेरिका की सीनेट में सभी राज्यों को, अमेरिका के जितने भी स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, सभी को 2-2 सदस्य भेजने का अधिकार है अमेरिका की सीनेट में। और इस तरह से अमेरिका की सीनेट की सदस्य संख्या 100 है और वो शक्तिशाली है दुनिया के किसी भी अन्य द्वितीय सदन की अपेक्षा। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी माउंटबेटन योजना को पेश करने के बाद। माउंटबेटन योजना अगस्त 46, माउंटबेटन योजना अप्रैल में ये आ गई थी माउंटबेटन योजना, और अंतरिम सरकार की घोषणा अगस्त में हो गई थी। दरअसल जो है कैबिनेट मिशन मार्च 46 से मई 46 तक रहा, ठीक बात है। तो इसने अपना रिकमेंडेशन अप्रैल में दे दिया था, और माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जो रिकमेंडेशन दिया गया था उसमें संघ बनाने का एक रिकमेंडेशन था, जिसे कि खारिज कर दिया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच सहमति नहीं बन पाई। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का रिकमेंडेशन भी कैबिनेट मिशन योजना के बाद ही आया है। तो इस तरह से कैबिनेट मिशन योजना के बाद अंतरिम सरकार की स्थापना हुई है। क्रिप्स मिशन जो है वो 42 में आया है, और क्रिप्स मिशन को हमने नामंजूर किया। क्रिप्स मिशन ने एक प्रस्ताव रखा था भारतीय नेताओं के सामने कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस भारत को देंगे, मगर भारतीय नेताओं ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, एवोह्यूम संस्थापक थे, अंग्रेज ICS ऑफिसर थे। और दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन किया? ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब भारत का धन इंग्लैंड जा रहा है, इस चीज़ को क्लियर किया दादा भाई नौरोजी ने, कॉन्सेप्ट को, अपनी बुक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दैट्स ऑल। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन को लिया जाएगा और काम किया जाएगा।